यूट्यूब चैनल दीपक मीणा क्लासेस। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2021 का सिलेबस आ चुका है और हम इस वीडियो में इस सिलेबस को कम्प्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। एक एक पॉइंट को पकड़ते हुए हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सिलेबस किस तरह से आया, क्या चेंजेस हुए और इसकी स्टडी के लिए हमें किस तरह की स्ट्रेटेजी को फॉलो करना होगा। मैं अपने चैनल पे भी कोशिश करूँगा कि आपको मैक्सिमम कंटेंट रीट का प्रोवाइड करने की कोशिश करूँ। और हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेबस में क्या है, क्या कुछ नया चेंज हुआ है, क्या कुछ नए पॉइंट्स ऐड हुए हैं और क्या कुछ चीज़ें हटी हैं। ठीक, लेवल 1 एंड लेवल 2 दोनों का ही सिलेबस डिस्कस करेंगे। यदि आपको ओनली लेवल 2 का ही देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं टाइमिंग डाल दूंगा, आप डायरेक्ट उस टाइमिंग पर जाकर सीधे लेवल 2 का सिलेबस देख सकते हो। अभी हम पहले लेवल 1 का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर हुई यहाँ तक बात? अच्छा, अप्लाई कैसे करना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस लिंक पर क्लिक करिएगा और आप डायरेक्ट वेबसाइट पर पहुंच जाओगे, वहां से आप अप्लाई कर सकते हो। क्लियर हुई बात? तो हम बात करते हैं, पहले 2 पेपर आएंगे। जो फर्स्ट पार्ट रहेगा, यानी कि जो फर्स्ट पार्ट रहेगा आपका पेपर का, उसका शीर्षक रहेगा बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ठीक है, कितने नंबर का आने वाला है? 30 नंबर का आने वाला है। क्वेश्चंस कितने रहने वाले हैं? 30 ही क्वेश्चंस रहने वाले हैं। अब बाल विकास के अंतर्गत क्या आएगा? सबसे पहले तो बाल विकास में वृद्धि एवं विकास की संकल्पनाएं, वृद्धि एवं विकास किस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, विकास के विभिन्न आयाम एवं सिद्धांत, जितने भी प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है उनसे क्वेश्चन आएगा। विकास को प्रभावित करने वाले कारक, विशेष रूप से परिवार एवं विद्यालय के संदर्भ में। जैसे कि आपका सामाजिकरण होता है तो सामाजिकरण भी इसी में आ जाएगा कि बच्चे को विद्यालय किस तरह से प्रभावित करता है, परिवार किस तरह से प्रभावित करता है। अधिगम में उनका संबंध, यानी कि विद्यालय और परिवार दोनों ही किस तरह से रिलेटेड हैं बच्चे के डेवलपमेंट में, तो उस तरह के क्वेश्चन आएंगे। वंशानुक्रम एवं वातावरण की भूमिका, यानी कि आपका एनवायरनमेंट और आपका जो भी हेरिडिटी है ये किस तरह से जुड़े हुए हैं। इसमें जितना भी आपका हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का है, यहाँ पर आपका ब्रोन फ्रेन वेनर का इकोलॉजिकल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आ जाता है। इसके अलावा जो डार्विन वगैरह की छोटी मोटी थ्योरीज है वो आ जाएंगी, और किस तरह से बच्चा इफेक्ट होता है हेरिडिटी से और किस तरह से पर्यावरण उस पर प्रभाव डालेगा, इस तरह की चीज़ें। नेक्स्ट है व्यक्तिगत भिन्नताएं। व्यक्तिगत भिन्नताएं यानी कि जो बच्चे का व्यक्तित्व होता है, पर्सनालिटी होता है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। इसका अर्थ, प्रकार, व्यक्तिगत भिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक। फिर आता है आपका व्यक्तित्व, इसकी संकल्पना किसने दी, इसके प्रकार कितने होते हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारक कितने होंगे। अच्छा, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी वगैरह जो भी है ना, वो सारा आपका व्यक्तित्व में आ जाएगा। बुद्धि, जितनी भी प्रकार की बुद्धि है बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़कर जाना, उसकी संकल्पना, इसका सिद्धांत, इसका मापन में आईक्यू टेस्ट वगैरह सब कुछ आ गया। बहुविधि सिद्धांत यानी गार्डनर का जो सिद्धांत था वो भी आ गया, इसके निहितार्थ भी आ गए। तो ओनली गार्डनर को नहीं पढ़ना, आपको जितनी भी बुद्धि है सभी को पढ़ना पड़ेगा अच्छे तरीके से, और इनको मेजरमेंट किस तरह से किया जाता है वो। और व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक एंड व्यक्तित्व का मापन, पर्सनालिटी को मेजर किस तरह से करते हैं, इसका भी आपको डिटेल स्टडी करके जाना होगा। थोड़ा और जूम कर लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम इसी में। नेक्स्ट आएगा विविध अधिगमकर्ताओं की समझ। विविध अधिगमकर्ता मतलब डाइवर्सिटी से यहाँ पर रिलेटेड ये टॉपिक है, यानी कि डाइवर्सिटी जो है आपकी क्लास में, विविध अधिगम अक्षमताओं वाले जो बच्चे हैं उन बच्चों को आप किस तरह से लेकर चलोगे, जिसमें आपके पिछड़े बच्चे, विमंदित, प्रतिभाशाली, सृजनशील, अलावान्वित बच्चे, यानी कि जिनको पहले कुछ लाभ नहीं मिल पाया, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, इसमें आपके जो आपके डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चे हैं वो आ जाएंगे। तो इंक्लूसिव एजुकेशन भी इन्हीं के अंदर आ गया। जो आपका एकीकरण शिक्षा होती है, समावेशी शिक्षा होती है, वो आपकी इसके अंदर आ जाएगी। अधिगम में की जाने वाली कठिनाइयाँ, तो जितनी भी आपकी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, आपकी डिसलेक्सिया हो गया, डिस्ग्राफी हो गया, डिस्थीमिया हो गया एंड डिस्फेजिया हो गया, डिस्प्रेक्सिया हो गया, डिसकैलकुलिया हो गया, डिस्ग्राफी हो गया, तो वो सारी आपके इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक, समायोजन की संकल्पना एवं इसके तरीके, और समायोजन में अध्यापक की भूमिका, किस तरह से बच्चा एडजस्ट कर सकता है, उसके टाइप्स क्या हो सकते हैं, उसमें टीचर का रोल क्या होगा। आगे नेक्स्ट है अधिगम का अर्थ एवं संकल्पनाएं। अब आपकी लर्निंग स्टार्ट हो जाती है, तो लर्निंग का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको इफेक्ट करने वाले क्या क्या कारक हो सकते हैं, कौन कौन से कारक है जिसको प्रभावित करेंगे, अधिगम के सिद्धांत क्या हैं, इनके निहितार्थ, बच्चा कैसे सीखता है, अधिगम की प्रक्रियाएं, चिंतन, कल्पना एवं तर्क, तो आपकी जो थिंकिंग है वो आ गई, एंड जो लॉजिक है वो आ गया, एंड इमेजिनरी आ गई। अभिप्रेरणा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोटिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैस्लो वगैरह आपको सब पढ़ना पड़ेगा। क्लियर हुई बात? अधिगम
शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, एनसीएफ 2005 पूरा पढ़कर जाइएगा, ठीक है। और ध्यान रखना एक बात का, टॉप 50 क्वेश्चन, ठीक है, टॉप 100 क्वेश्चन, ऐसा कहीं आपको मिले कि टॉप 50 क्वेश्चन कर लो बहुत है, एनसीएफ के सिर्फ आप 20 क्वेश्चन कर लो बहुत है, इनके चक्कर में मत पढ़ना, ठीक है। क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हो, कोई तुक्का लगाने नहीं जा रहे हो कि आपने जस्ट तुक्का लगाया और आपका एग्जाम क्रैक हो गया। जिसके पास नॉलेज होगा वो एग्जाम फाइट करेगा, जॉब लेगा, और जो डायरेक्ट तुक्के में जाएगा तो उसका तुक्का ही लगता रह जाएगा। तो ध्यान रखना, आपको तो ऐसे लेके चलो, टाइम है आपके पास, आप डिटेल स्टडी कर सकते हो, बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से आप पढ़ सकते हो। बिल्कुल एक अच्छा सा शेड्यूल बना लो आज से ही और उसके अकॉर्डिंग पढ़ते हुए जाओ, ठीक है। तो हर चीज़ को आप डिटेल में और सही तरीके से पढ़ते हुए जाइएगा, और सिलेबस के साथ में, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी पढ़ रहे हो, सिलेबस साथ में रखो, सिलेबस में पॉइंट टिक करते जाओ और उसके साथ साथ आप पढ़ते जाओ। क्वेश्चन नंबर आगे आता है आकलन, मापन एवं मूल्यांकन का अर्थ। तो इसमें आपका जो असेसमेंट एज लर्निंग, फॉर लर्निंग, इन लर्निंग, जो आपका सीसीई है वो आ जाएगा। उपलब्धि परीक्षण का निर्माण यानी कि अचीवमेंट टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट लिए क्यों जाते हैं, सीखने के प्रतिफल क्या क्या हो सकते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान, राष्ट्रीय शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जो आपका RTE 2009 है, इसको भी आप डिटेल में पढ़ के जाइएगा, ठीक है। अच्छा, जो एनसीएफ 2005 है ना, एनसीएफ 2005 का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है मेरे पास, लेकिन मे भी वो इंग्लिश में है, तो मैं देखता हूँ यदि वो इंग्लिश में होगा तो उसका हिंदी भी देखकर मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। तो आपको ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट है वो मिल जाएगा, जिसमें हर एक चीज़ वो लिखी हुई है जो ऑफिशियली गवर्नमेंट ने बताई है, ठीक है। तो आपको टॉप 20, टॉप 50 क्वेश्चन के चक्कर में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, एक बार पढ़ो और ख़त्म करो। तो ये था हमारा CDP का सिलेबस, क्लियर हुई बात। अब यही सिलेबस यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो इसको इंग्लिश में देख लीजिएगा। फिर क्या आया इसमें, फिर आया आपका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या मिला आपको, एक लैंग्वेज 1 में आप हिंदी सिलेक्ट कर सकते हो, इंग्लिश सिलेक्ट कर सकते हो, इसके अलावा भी बहुत सारी लैंग्वेज है, मैं अभी आपको बताऊंगा। यदि आप लैंग्वेज 1 में हिंदी सिलेक्ट करते हो 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, 30 मार्क्स के, ठीक। अब क्या होगा इसमें, एक अपठित गद्यांश आएगा। इसमें क्वेश्चन कौन कौन से मिलेंगे अपठित गद्यांश में, पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, शब्दार्थ, शब्द शुद्धि। शब्द शुद्धि मतलब उन्होंने जैसे लिख दिया, क्या लिख दिया, यही वर्ड लिख दिया उज्ज्वल, ठीक है, एक वर्ड लिख दिया उन्होंने उज्ज्वल, और एक वर्ड लिख दिया उन्होंने उज्ज्वल, इसमें से सही कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए ये वाला सही रहेगा। तो जो शुद्ध अशुद्ध होते हैं उस तरह के वर्ड आ जाएंगे। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, ये टॉपिक होगा। ऐसा होता है कि पैसेज दिया रहता है, पैसेज में से एक वर्ड उठाते हैं, उसका संज्ञा सर्वनाम पूछ लेते हैं, ये संज्ञा या सर्वनाम है, उसी में कौन सा समास है, कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय, ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं। फिर एक और अपठित गद्यांश आएगा, जिसमें क्या रहेगा, रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना। रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने का मतलब कोई भी एक सेंटेंस लिखा हुआ है, जैसे कि राज लिखा गया, चलो ठीक है राज लिख देते हैं, राज बाजार जाता है, ठीक है। जाता पे उन्होंने अंडरलाइन कर दी कि इसका मतलब क्या है, हालांकि ये काफ़ी सिंपल बताया। ऐसा होता है जैसे कि छत से कूदकर बिल्ली भाग गई, या बिल्ली छत से कूदकर भाग गई, बात एक ही है, ठीक। अब यहाँ पर से लगा दिया, अब वो पूछेगा कि इसमें कौन सा कारक है ये बताओ। अब आप कंफ्यूजन कहाँ होते हो से में, कि इसमें करण कारक है या फिर इसमें अपादान कारक है। तो अलग होने के अर्थ में कौन सा होता है, अपादान होता है, तो राइट आंसर अपादान हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, हम डिटेल में इनको पढ़ लेंगे। वाक्य रचना के प्रकार, वाक्य के अंग, प्रकार, पद, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ब्राह्मचिन्ह, ये सब कुछ आएगा। भाषा शिक्षण की विधि, यानी कि आपकी थोड़ी हिंदी पेडागोजी भी आएगी। भाषा शिक्षण को पागम, चॉम्स्की जो है उनका विकास, एंड प्याजे, बायगोस्की भी आ जाएंगे इसमें। स्किनर ने क्या बोला भाषा के अधिगम के बारे में, तो ये सब आपको पढ़ना है। भाषाई कौशलों का विकास, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये इसी क्रम में को फॉलो करते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। इनका क्रम रीअरेंज करने के लिए आ जाता है। क्या क्या चुनौतियाँ हो सकती हैं, एक अच्छे श्रोता की क्या विशेषता होनी चाहिए, अच्छे पाठक की विशेषताएं, अच्छे लेखक की विशेषताएं क्या होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें पढ़ना है आपको। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, कि आप भाई लैंग्वेज में मूल्यांकन किस तरह से होगा, इसमें आप अचीवमेंट टेस्ट कैसे लोगे, इसमें आप CCE किस तरह से लोगे, रेमेडियल टीचिंग किस तरह से कराओगे, यानी उपचारात्मक शिक्षा कैसे कराओगे। निदानात्मक शिक्षा के बाद उपचारात्मक होती है, तो ऐसा नहीं कि निदानात्मक नहीं पढ़ना, निदानात्मक भी आएगा और उपचारात्मक भी आएगा। बहुविकल्पीय प्रश्नों मीन्स जो आपके क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे वो रहेगा, तो ऐसे क्वेश्चन कि 1 से 5
क्लास तक के बच्चों के लिए, लेकिन उनका जो स्टैंडर्ड लेवल रहेगा वो क्लास 10 तक का रहेगा। ठीक है, आप भले ही टीचर 1 to 5th क्लास वाले बनने वाले हो, लेकिन जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो क्लास 10 तक का रहेगा। तो इस चीज़ों का थोड़ा सा रखिएगा आप लोग ध्यान। अगर आप लेवल 1 में इंग्लिश को प्रेफर करते हो तो इंग्लिश में वही आपका आंसर पेसेज, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग, वर्ड फॉर्मेशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, डिटर्मिनर्स, डिग्री ऑफ कंपेरिजन्स, forming question including WH questions, active, passive voice, narration, knowledge of English sound and phonetic symbols। इंग्लिश साउंड मतलब जैसे आप कुछ वर्ड बोलते हो तो उसका प्रोनाउंसिएशन ये होता है, किसी का प्रोनाउंसिएशन ये होता है, तो इन सबको थोड़ा देखना पड़ेगा। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, मेथड्स, अप्रोच ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश पेडागोजी को भी आपको थोड़ा सा लेकर चलना है। तो ये इंग्लिश के सिलेबस की बात हो गई। कौन से के लिए? फर्स्ट, यदि आप इंग्लिश को एज अ फर्स्ट लैंग्वेज चूज़ करते हो। इसके अलावा और क्या क्या चूज़ कर सकते हो आप? संस्कृत को चूज़ कर सकते हो एज अ फर्स्ट लैंग्वेज। तो संस्कृत का सिलेबस आप लोग देख लीजिएगा, हालांकि मेरा संस्कृत इतना अच्छा नहीं है बट मैंने पढ़ा हुआ है। एक शब्द रूप, धातु रूप, कारक, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, सर्वनाम, विशेषण, संख्या, ज्ञानम, माहेश्वर, सूत्राणी, अब जो भी है मैं इसको थोड़ा नहीं बता रहा। मैं भी सब कुछ वैसा ही है, श्रवणम, संभाषणम, पठनम, लेखनम। ठीक है, संस्कृत के अलावा आप उर्दू को भी फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में चूज़ कर सकते हो। तो ये उर्दू हो गया, उर्दू का तो मैं कुछ करा ही नहीं सकता। सिंधी को भी आप फर्स्ट लैंग्वेज में ले सकते हो। ठीक है, और देख लेते हैं। पंजाबी भी आप चूज़ कर सकते हो लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में। पंजाबी के अलावा और क्या चूज़ कर सकते हो आप? गुजराती, गुजराती भी आप एज अ फर्स्ट लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो। बहुत बढ़िया। अब आता है लैंग्वेज 2। अगर आप लैंग्वेज 2 में हिंदी लेते हो तब क्या होगा? देखो, अगर आप सिलेबस पे ध्यान दोगे तो ज़्यादा चेंज नहीं है, थोड़ा बहुत चेंज है इसमें बस। ठीक, अगर ये वाले सिलेबस की बात करो तो यहाँ पर हल्का सा चेंज करा है। भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, नाद सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य, जीवन दृष्टि वगैरह। बाकी की रचना, अंग, प्रकार, लोकोक्ति सब कुछ वैसा ही आ रहा है। जो पेडागोजी है, पेडागोजी सेम है, पेडागोजी में कोई चेंज नहीं है। हल्का सा सिलेबस चेंज है, बिल्कुल माइनर चेंजेस है अगर आप लैंग्वेज 2 में हिंदी को प्रेफर करते हो। और अगर आप लैंग्वेज 2 में इंग्लिश को करते हो, जो कि ज़्यादातर बच्चे करने वाले हैं, इसमें आपका क्या आएगा? आंसर पैसेज में लिंकिंग डिवाइस, सब्जेक्ट वर्ब कनकॉर्ड, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम जिसे बोलते हैं, इन्फ्रेंसेस। एक पोएम आएगी, पोएम में आपको एलिट्रेशन, सिमिली, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन, एसोनेंस एंड राइम्स। तो ये सब कुछ आएंगे, इनकी मैं एक वीडियो बनाकर क्लियर कर दूंगा कि सिमिली, मेटाफोर, एलिट्रेशन या पर्सोनिफिकेशन ये सब कुछ क्या होता है। ठीक है, सिमिली कुछ नहीं है, आपको जो उपमा अलंकार है वो होता है, मेटाफोर आपका रूपक अलंकार, एलिट्रेशन अनुप्रास अलंकार, पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण अलंकार होते हैं, बट इनको थोड़ा सा समझना पड़ता है उसमें। मॉडल, एक्सिलरी, कॉमन ईडियम्स, फ्रेसेस, ईडियम फ्रेसेस पढ़ लेना अच्छी तरीके से। सोनेट, शॉर्ट स्टोरी, ड्रामा वगैरह को पढ़ना होगा आपको, मीन्स इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना होगा। आपको सिर्फ जो बेसिक ग्रामर है ना, उस ग्रामर को आप पढ़ लो। कॉम्प्रीहेंशन पावर आपकी अच्छी होनी चाहिए। कॉम्प्रीहेंशन पावर मीन्स क्या? कि आपको पैसेज पढ़कर उसको आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए। तो ये थोड़ी बहुत एबिलिटी आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड एंड सिम्बल्स, साउंड एंड सिम्बल्स का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। स्वर वोवेल्स का किस तरह से प्रोनाउंसिएशन किए जाते हैं, जैसे कि आप बोलते हो सेट। ठीक, और एक ये वर्ड हो गया आपका रीड, और एक हो गया आपका साइड। तो ये क्या हुआ? सेट हुआ, इसमें 1 वोवल साउंड है। ये क्या हुआ? रीड हुआ। यहाँ पर वोवल 2 यूज़ करें, लेकिन साउंड तो आपकी 1 वोवल्स की निकल ली। रीड यानी कि सिर्फ एक ही वोवल की साउंड आ रही है, यहाँ पर सिर्फ एक वोवल की साउंड आ रही है। लेकिन साइड यहाँ पर ए और आई 2 वोवल्स की साउंड आ रही है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए इंग्लिश के बारे में। अब इन्हें बोलते क्या हैं, मोनोथोंग्स क्या हैं, डिप्थोंग्स क्या हैं, तो वो सब कुछ हम लोग देख लेंगे। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, वही आपका वो आ गया इंग्लिश पेडागोजी। मेथड्स ऑफ इवोल्यूशन, रेमेडियल टीचिंग, चैलेंजेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, डिफिकल्टीज इन लर्निंग इंग्लिश ऑफ होम लैंग्वेज, मल्टीलैंग्वेलिज्म। मल्टीलैंग्वेलिज्म में किस तरह से इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम आती है, बच्चे की जो मदर टंग है उसको प्रायोरिटी देना है नहीं देना है, किस तरह से उसे लेकर चलना है। तो ये सब बातें, इसका स्टैंडर्ड भी क्लास 10th के लेवल तक का रहेगा। ठीक है, फिर आप लैंग्वेज 2 में वही संस्कृत को चूज़ कर सकते हो, इसके साथ साथ आप उर्दू को चूज़ कर सकते हो, एंड सिंधी भाषा का यूज़ कर सकते हो, पंजाबी हो गया, और आपके गुजराती आएगा, गुजराती कर सकते हो। ठीक है, अब आता है आपका मैथ्स एंड माय फेवरेट। ठीक है, अब मैथ्स में क्या आएगा? कुल 30 क्वेश्चन, मतलब सारे आपके 30 मार्क्स की आना है ना। 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्या, स्थानीय मान, तुलना, गणितीय मूल संक्रियाँ, जोड़, बाकी गुणा
भारतीय मुद्रा, यानी कि रुपये पैसे में कन्वर्ट करना आ जाएगा। जो आपका प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू होता है इनका कंपेरिजन आ जाएगा। गणित की जो मूल संक्रियाएं हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग परसेंटेज वगैरह ये सब कुछ। भिन्न की अवधारणाएं, भिन्न की अवधारणा काफ़ी बढ़िया टॉपिक है। ये ऐसा दे देता है कि 2/3 दे दिया, सॉरी 2/5 हो गया, 3/6 दे दिया, 7/8 दे दिया, 9/5 दे दिया, बता देगा इनको अरेंज करो आरोही क्रम अवरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में। उचित भिन्न, समान हर वाली भिन्नों की तुलना, मिश्र भिन्न, असमान हर वाली उचित भिन्नों की तुलना, भिन्नों के जोड़, अभाज्य, संयुक्त संख्याएं, अभाज्य गुणनखंड, लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त। लघुत्तम समावर्त में ज़्यादातर क्वेश्चन वही आता है कि ऐसी कौन मीन्स किसी का एलसीएम कोई भी दो नंबर है जिनका एलसीएम 32 आ रहा है, एचसीएफ इनका 16 आ रहा है, तो ऐसे कितने पेयर्स आप बना सकते हो। एक वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है ट्रैफिक लाइट वाला। ट्रैफिक लाइट 28 सेकंड, 56 सेकंड और आपके 14 सेकंड बाद क्या होती है, मीन्स एक लाइट आपकी 14 सेकंड बाद जलेगी, एक 28 सेकंड बाद जलेगी और एक 56 सेकंड बाद चलेगी। तो आपको वो टाइम निकालना है जब ये तीनों लाइट एक साथ जले। तो इस तरह के एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन आएंगे। एक एक नियम, औसत, एवरेज हो गया, लाभ हानि हो गया, साधारण ब्याज हो गया, सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन थोड़ा सा आप कंपाउंड इंटरेस्ट को भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं है एग्जाम में अगर एक आध क्वेश्चन धर दिया तो आप सिलेबस लेकर तो जाओगे कि नहीं कि आपने कंपाउंड इंटरेस्ट तो इसमें लिखा नहीं था, क्वेश्चन दे दिया, आजा तो कर देना। समतल व वक्रतल, तो जो भी आपके कर्व्स वगैरह होते हैं, समतल तथा ठोस ज्यामिति आकृति, कुल मिला के जो आपकी जियोमेट्री है, जियोमेट्री आपको पढ़ना है। इसमें जो आपका सिमेट्री होता है, सिमेट्री को हम क्या बोलते हैं, सममिति। ठीक है, थोड़ा सा सममिति को भी देखना पड़ेगा। समय, धारिता, लंबाई, भार, क्षेत्रमापन, इनकी मानक इकाइयाँ, उनमें संबंध, तो वही हो गया आपका किलो, लीटर, हेक्टा, डेका मीटर आएगा, फिर डेसी आएगा, सेंटी आएगा एंड लास्ट में मिलीमीटर आएगा। तो इन सब में एक तरह का रिलेशन आपको पता होना चाहिए, यूनिट चेंज करने के लिए आना चाहिए। गणित की प्रकृति, वो मैथ्स पेडागोजी आ गया। तर्क शक्ति, पाठ्यक्रम में गणित की महत्ता, मैथ्स की इंपॉर्टेंस क्यों है, मैथ्स की लैंग्वेज किस तरह से है, सामुदायिक गणित, आंकड़ों का प्रबंधन, औपचारिक एवं अनौपचारिक विधियों द्वारा मूल्यांकन, शिक्षण की समस्या, तो ये सब कुछ आपका मैथ्स पेडागोजी के अंतर्गत आ जाएगा। निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण आपको हर पार्ट में देखने के लिए मिलेगा। वही मैथ का सिलेबस यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो आप उसे इंग्लिश में भी पढ़ के देख सकते हो। अब आ जाते हैं हम पर्यावरण अध्ययन पर। ठीक है, 30 प्रश्न और 30 नंबरों का। सबसे पहले आपका टॉपिक है परिवार। तो परिवार में आपस में किस तरह का संबंध होता है, एकल और संयुक्त परिवार किस तरह से जुड़े हुए हैं, सामाजिक बुराइयां, बाल विवाह, दहेज, बाल श्रम, नशाखोरी, धूम्रपान, व्यक्तित्व, सामाजिक एवं आर्थिक दुष्परिणाम वगैरह। वस्त्र एवं आवास से क्वेश्चन आपका आएगा कि आवास किस किस तरह के होते हैं, वस्त्र किस किस तरह के पहने जाते हैं। तो कुल मिलाकर आपको यहाँ पर दो तरह के जो आपके फाइबर्स होते हैं उनको पढ़ना पड़ेगा। एक तो आपके जो कृत्रिम होते हैं, कृत्रिम रेशे जो होते हैं, और दूसरे फिर आपके जो प्राकृतिक रेशे होते हैं। प्राकृतिक रेशे जिसमें क्या आएगा, आपका रेशम आ जाएगा, आपका सूती वस्त्र आ जाएगा, जूट आ जाएगा। कृत्रिम में आपका नायलॉन, रेयन वगैरह आ जाएगा। ठीक है, व्यवसाय, कुटीर उद्योग। अच्छा, यहाँ पर राजस्थान के प्रमुख उद्योग एवं हस्तकलाएं लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकताएं, सहकारी समिति, यानी कि आपको थोड़ा नहीं अच्छा सा राजस्थान को भी पढ़ना होगा अगर आप अदर स्टेट वाले हों। अगर आप राजस्थान वाले हों तो कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नहीं है ये, डिस्कशन है। सार्वजनिक स्थल एवं संस्थाएं, सार्वजनिक स्थान, विद्यालय, चिकित्सा, डाकघर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सार्वजनिक संपत्ति, इमारतें आदि, विद्युत, जल का अपव्यय, रोजगार की नीतियाँ, रोजगार की नीति क्या क्या है, संसद, विधानसभा, राजस्थान के जिले एवं राजस्थान में पंचायती राज। ध्यान से पढ़ लेना टॉपिक को। सार्वजनिक एवं स्थल संस्थान में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, रोजगार नीतियाँ पढ़ना पड़ेगा, उसकी संसद क्या है, वहाँ की विधानसभा, राजस्थान के जिले और राजस्थान में पंचायती राज्य किस तरह का है। हमारी सभ्यता और संस्कृति, हमारी सभ्यता और संस्कृति में आपको राजस्थान की जो भी सभ्यता और संस्कृति है उसको अच्छी तरीके से पढ़ना है। इसमें क्या क्या आ रहा है, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय पर्व, राजस्थान के मेले त्यौहार, राजस्थान की वेशभूषा, राजस्थान का खान पान, वास्तुकला, पर्यटन स्थल, प्रमुख विभूतियाँ, गौरव राजस्थान की विरासत, दुर्ग, महल, स्मारक। और राजस्थान का अपने आप में ही बहुत अच्छा इतिहास रहा है, तो उसको अच्छी तरीके से देखना होगा। राजस्थान की लोकतियाँ और राजस्थान के लोक देवता। परिवहन एवं संचार, इसमें राजस्थान के जो प्रमुख नेशनल हाईवेज वगैरह जो राजस्थान से निकल रहे हैं उनको आप देख लेना। बाकी उसका किस तरह से वो राजस्थान की इकोनॉमी को इफेक्ट करते हैं, वहाँ के जो अदर स्टेट्स के साथ जो रिलेशन है वो कैसे हैं, राजस्थान की बॉर्डर पाकिस्तान से भी शेयर होती है तो थोड़ा उसे भी हमें देखना पड़ेगा। अपने शरीर की देखभाल, अपने शरीर की देखभाल, तो जितना भी आपका पोषण है, पोषण मतलब आपका यहाँ पर आ जाएगा न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन को आपको अच्छी तरीके से पढ़कर जाना होगा। इसमें आपकी
जो डिशेज हैं वो डिशेज आ जाएंगी, आपके विटामिन मिनरल्स कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन बस सब कुछ आ जाएगा। सजीव जगत जब आप पढ़ने जाओ तो मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि जो भी क्लासिफिकेशन है ना उसको अच्छी तरीके से पढ़कर चले जाना। और साथ में राज्य पशु संरक्षित वन क्षेत्र, वन्य जीव राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, बाघ संरक्षित के क्षेत्र, विश्व की धरोहरों की जानकारी, अच्छा यूनेस्को में कौन कौन सी सम्मिलित हैं इन सबको भी देख लेना, जंतुओं की जातियाँ, संरक्षण एवं कृषि पद्धतियाँ। जल की हम बात करेंगे, जल वन नम भूमि और मरुस्थल की मूलभूत जागृति। नम भूमि में आपके कौन से आ गए, जो आपके वेटलैंड्स हैं, आर्द्र भूमि है, रामसर जो आपका सम्मेलन हुआ था वो इनको पढ़ना है। और राजस्थान में कलात्मक जल स्रोत यानी कि जो बावड़ी कुएं वगैरह बने हुए हैं, पेयजल तथा सिंचाई का स्रोत। हमारी पृथ्वी इसको पढ़ना है। पर्वतारोहण में किस प्रकार की कठिनाई आती हैं, औजार क्या है। भारत की प्रमुख महिला पर्वतारोही जिसमें बछेंद्री पाल आपकी आ जाएगी, ध्यान रखिएगा, ठीक। जो आपकी अरुणिमा सिन्हा है उसको पढ़ लेना। पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र एवं संकल्पनाएं। पर्यावरण अध्ययन का महत्व, समाकलित पर्यावरण शिक्षा में अधिगम सिद्धांत, ये आगे आपका ईवीएस पेडागोजी, ठीक। संकल्पना, प्रस्तुतिकरण के उपागम क्रियाकलाप, प्रायोगिक कार्य, चर्चा, समग्र सतत मूल्यांकन, शिक्षण सामग्री, सहायक शिक्षण सामग्री, शिक्षण की समस्या, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इनको आपको देखना चाहिए, ठीक। अब यही सिलेबस यहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लिश में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा हो गया सिलेबस कंप्लीट, ठीक। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, देखो थोड़ा सा मैं आपको एक मिनट, ये सब कुछ कहा गया, चलो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में। हुआ क्या, हमने क्या देखा, सीडीपी कितनी आने वाली है, सीडीपी आपकी 30 मार्क्स की आएगी। लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज 1 30 मार्क्स, लैंग्वेज 2 30 मार्क्स, जो आपका मैथ्स रहेगा, मैथ्स आपका 30 मार्क्स, एंड आपका जो ईवीएस रहेगा वो भी आपका कितने मार्क्स का, 30 मार्क्स, ठीक है। तो इस तरह से टोटल आपका 150 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर बनने वाला है। कोशिश कीजिएगा यदि आप 120 प्लस ले आते हो, ठीक, 120 प्लस ले आते हो तो आपके चांसेस हैं कि आप निकाल लोगे। फिर उसके बाद जो रिजर्वेशन वगैरह का जो भी सिस्टम है उसे भी थोड़ा देखते हुए चलना पड़ेगा। मुझे लगता है कट ऑफ इसका 120 या 110 के आसपास जाएगा। तो ये हमने डिस्कस करा लेवल 1 का पेपर। अब हम डिस्कस करते हैं लेवल 2। लेवल 2 का सिलेबस क्या है, ठीक। तो चलिए एक मिनट इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं। लेवल 2 का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। ये रहा आपका लेवल 2 का। चलो लेवल 2 के सिलेबस में देखेंगे कि सबसे पहले आपका बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, ये कुछ ज़्यादा इसमें चेंजेस नहीं है, ये आपका लगभग उसी जैसा कि आपका लेवल 1 में पूछा गया था, तो इसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। एक दो चीज़ें चेंज हैं यहाँ पर बस, इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें तो ये थोड़ा बहुत तो चेंज होगा, अधिगम के सिद्धांत में थोड़ा सा चेंज है, बाकी ज़्यादा चेंज नहीं है, ठीक। अब हम बात करेंगे आगे के सिलेबस की। सीडीपी का मैंने लेवल 1 में, जो डायरेक्ट लेवल 2 देख रहे हो तो मैंने लेवल 1 में सीडीपी को अच्छी तरीके से बताया हुआ है, ठीक है। तो सिलेबस उसी जैसा है। हिंदी, अब लेवल 2 में हिंदी की कौन कौन सी चीज़ें ऐड हुई हैं यहाँ पर, तत्सम तद्भव देशज विदेशी शब्द, पर्यावरण विलोम एकार्थी, ये तो सेम है, संधि समास सेम है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण सेम है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है। रेखांकित पदों का अर्थ बताना, राजस्थानी भाषा के शब्दों का हिंदी रूप, ये थोड़ा टॉपिक अलग आ गया आपका लेवल 2 में। वचन, लिंग, कारक, ये सब तो आपके सेम थे। वाक्य रचना, वाक्य के अंग, भाषण की विधियाँ, ये भी आपका ठीक ही रहेगा, मतलब सेम रहेगा। फिर लैंग्वेज 1 में वही आपका इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेज हो जाएंगी। हम चलते हैं थोड़ा मैथ साइंस का सिलेबस देख लेते हैं क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदी में जो लैंग्वेज 2 को हिंदी में लेकर चलोगे, जैसे मैंने लेवल 1 का बताया ना वही सेम रहेगा इसमें, ठीक। कोई ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सेम इंग्लिश का सिलेबस है, थोड़ा बहुत चेंज मुझे नहीं लग रहा, नहीं है चेंज, कोई चेंज नहीं है, एक आध पॉइंट चेंज होगा, बाकी कोई भी चेंज नहीं है, सेम है जैसा कि लेवल 1 में था वैसा ही, ठीक। लेकिन क्वेश्चन का स्टैंडर्ड 12th लेवल तक का रहेगा, ध्यान रखिए। यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, मैं आपको बता दूँ कि जो आपके क्वेश्चंस का लेवल रहेगा ना वो क्लास 12th के लेवल तक का रहेगा। आप 6 to 8th के लिए अपेयर हो रहे हो तो क्वेश्चन का लेवल 12th लेवल तक का रहेगा, तो अच्छे तरीके से पढ़ना होगा आपको। कोई भी चीज़ तुक्के में नहीं निकलने वाली, यदि आपके पास नॉलेज है तभी आप निकाल पाओगे, अदरवाइज नहीं निकाल पाओगे। गुजराती, सिंधी वगैरह सब कुछ सेम है। अब हम बात कर लेते हैं मैथ्स के सिलेबस के बारे में। मैथ और साइंस दोनों मिलकर कितने नंबर बनाएंगे, 60 मार्क्स बनाएंगे, ठीक। अब सबसे पहले आता है आपका घातांक। जो भी आपकी पावर्स हैं, समान आधार की घातीय संख्याओं का गुणा भाग घातांकी नियम, यानी कि जैसे 2 की पावर 3 हो गया, 4 की पावर -3 हो गया, 6 की पावर 2 हो गया,
या 7 की पावर 8 हो गया। तो इसकी कुछ सॉल्यूशन वगैरह, यूनिट डिजिट्स कैसे निकालोगे, इसको जब आप डिवाइड किसी भी, मान लो इसको आप 2 की पावर 5 से डिवाइड कर रहे हो तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, कुछ इस तरह की चीज़ें। बीजीय व्यंजक यानी कि जो भी आपके बहुपद होते हैं, ये x² + 2y + z के टाइप के, इन सब को किस तरह से सोल्व करना है। जो भी सर्वसमीकरण हैं वो सारी सरल बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड समीकरण यानी कि एक घातीय समीकरण मतलब कैसा, एक घातीय समीकरण में आपकी कुछ इस तरह से इक्वेशन हो जाएंगी, x + 2y = 6 टाइप की, यानी कि क्वेश्चन को सोल्व कर देता है इस तरह की इक्वेशन बन जाएंगी। सरल बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड मीन्स ये लिखा हुआ है x² + 2x + 4 = 0। अब इसका कौन सा एक फैक्टर होगा, कौन सा फैक्टर नहीं होगा, इसके जीरोस क्या हो सकते हैं, मतलब इसके शून्य क्या हो सकते हैं। ठीक है, वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल। इसके बाद ब्याज में साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, अनुपात समानुपात में समानुपाती भागों में विभाजन, भिन्न मतलब ऐसा कि एक पिता की संपत्ति थी, उसने दो अपने दोनों बच्चों में जो बांटा, 2:3 के अनुपात में बांटा, उसकी कुल संपत्ति इतनी थी, तो प्रत्येक बच्चे को कितना कितना भाग मिलेगा। एक वो क्वेश्चन बहुत आ जाता है कि 2a = 3b = 4c = 6z, तो देन a/b/c/d क्या होगा। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, परसेंटेज में एक जो आपको चुनाव वाला क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है। जन्म व मृत्यु दर, जनसंख्या में वृद्धि, कि अगर 2011 में, चलो 12 लिखा गया, 2012 में किसी की जनसंख्या 1.5 लाख थी और जनसंख्या प्रति वर्ष 2% प्रति दर से बढ़ती है, तो 2020 में जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन, और कई बार घट भी जाती है कि पहले बढ़ती है फिर घट जाती है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको टैकल करना पड़ेगा। हम लोग कर लेंगे, टेंशन मत लो आप। रेखा तथा कोण, रेखाखंड, सरल एवं वक्र रेखाएं, कोणों के प्रकार, इसमें आपको ज्योमेट्री को कुल मिला के अच्छी तरीके से पढ़ना है। जो भी आपकी ज्योमेट्री है यानी कि जो भी आपकी रेखा गणित है, रेखा गणित को आपको अच्छी तरीके से देखना होगा। अच्छी तरीके से मतलब कैसा, कि आपको जितने भी ट्राइंगल्स हैं उसकी सारी प्रॉपर्टीज़, क्वाड्रिलेटरल यानी कि आपके चतुर्भुज की सारी प्रॉपर्टीज़ पता होना चाहिए, लाइंस जो है उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ पता हो। इसके अलावा जो आपके पॉलीगन्स हैं उनकी भी आपको प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। ठीक, अच्छा, इसके साथ साथ जो आपके 3D फिगर्स हैं उनको भी आपको लेके चलना होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, घन, घनाभ, लंबवृत्तीय एवं बेलन। तो जो आपके 3D फिगर हैं, जो आपका बेलन हो गया, घन हो गया, घनाभ हो गया सॉरी, इन्हें भी आपको देख के चलना है। सांख्यिकी, माध्य, माध्यक, माध्यिकाएं, बारंबारता, बंटन सारणी, मिलान चिन्ह, इन सबको देख के जाना होगा। साथ में जो आपके ग्राफ होते हैं, ग्राफ को देख करके एनालिसिस करके जो आंसर्स निकालते हैं उनको देख के चलना है। प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, सभी जानते ही हो कि आपने 52 कार्ड्स की एक डेक है, उसमें से एक नहीं, चलो आपने 2 कार्ड्स रेंडमली निकाले, तो उसको एक होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इक्का होने की प्रोबेबिलिटी, बादशाह होने की प्रोबेबिलिटी, सिक्कों को उछाला। लेकिन इतने ईजी क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चन थोड़े ऊंचे लेवल के आते हैं। वो क्या करेंगे, इन्हीं क्वेश्चन में या लगा देंगे और लगा देंगे, तो वो आपको थोड़े से दिक्कत देंगे, लेकिन हम इन सबको देख लेंगे। ठीक है, आगे आता है गणित की प्रकृति, तर्क शक्ति, गणित पाठ्यक्रम में गणित की महत्ता, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, ये सब आ गया आपका मैथ्स पेडागोजी के अंदर। ठीक है, आगे आ जाते हैं विज्ञान में सजीव एवं निर्जीव, परिचय, अंतर एवं लक्षण, सूक्ष्म जीव, तो आपको यहाँ पर बैक्टीरिया, वायरस एंड फंजाई सभी को अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। इनके लाभ क्या हैं और इनके डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज दोनों ही। ठीक है, पौधों के विभिन्न भाग, पादप एवं पोषण, श्वसन एवं उत्सर्जन, पादप जंतु कोशिकाओं की संरचना, कार्य, कोशिका विभाजन, मतलब जो भी आपकी सेल है, कोशिका है, कोशिका को पूरा, इसमें आपके कोशिकांग वगैरह सब कुछ आ जाएंगे। जो भी आपका श्वसन होता है, श्वसन मतलब रेस्पिरेशन को पूरा पढ़ना होगा। इसके साथ साथ आपको जो उत्सर्जन है इसको अच्छे से पढ़ना होगा। अदर जो सिस्टम है उनको भी डिटेल में पढ़ना है। ठीक, मानव शरीर एवं स्वास्थ्य, तो डिसीज आ जाएंगी सारी, एवं स्वास्थ्य के अंदर जो भी आपका पोषण है, विटामिन है, मिनरल्स है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स वगैरह जितना भी है सब पढ़ना है। ठीक, अब आप बोलोगे सर सब पढ़ना है, कहाँ तक सब पढ़ेंगे, हो जाएगा सब, टाइम है अपने पास, तो टेंशन मत लो। जंतु प्रजनन एवं किशोरावस्था, तो रिप्रोडक्शन वाला पार्ट यहाँ पे ऐड करा हुआ है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आने के चांसेस बिल्कुल है। ठीक, हाँ ध्यान रखिएगा, जितने भी टॉपिक्स है ना, आप ये समझ लो हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आने वाला है, तभी तो ये टॉपिक्स बना के दिए उन्होंने, यहीं से सिलेबस आने वाला है। यांत्रिकी यानी कि आपका मैकेनिज्म, इसमें फोर्स, बल हो गया, बल के प्रकार हो गए,
मोशंस के टाइप्स हो गए, कार्य एवं ऊर्जा हो गया, ऊर्जा के पारंपरिक वैकल्पिक स्रोत, दाब, वायुमंडलीय दाब, उत्प्लावन बल, ये सब कुछ, ताप एवं ऊष्मा, प्रकाश एवं ध्वनि, विद्युत एवं चुंबकत्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पर आपका कंप्यूटर इंटरनेट लिखा हुआ है, तो कुछ क्वेश्चंस आपको एक दो क्वेश्चन कंप्यूटर के भी देखने को मिल सकते हैं, तो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी आपको थोड़ा सा रखना है, ठीक। सौरमंडल, तो आपको पूरा सौरमंडल मतलब सौरमंडल, सभी ग्रह, किसके कितने ज़्यादा ग्रह हैं, कौन परिक्रमा करने में कितना ज़्यादा टाइम लेता है, तो ये सब कुछ। पदार्थ की संरचना यानी कि जो आपका मैटर है, स्ट्रक्चर ऑफ मेथड, इसे देख के जाना पड़ेगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। यौगिक और मिश्रण में क्या क्या चेंजेस है वो, इसमें परमाणु और अणु आ गया, तो जितने भी आपके एटॉमिक मॉडल हैं, एटॉमिक मॉडल को आपको देखना है। इसके अलावा जो वैलेंसी वगैरह है किस तरह से इफेक्ट होती है, मतलब पूरा आपका पेरियोडिक टेबल, जितना भी आपका पेरियोडिक टेबल है, पेरियोडिक टेबल को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। रासायनिक पदार्थ, ऑक्साइड्स, हरितगृह प्रभाव, वैश्विक तापमान यानी कि ग्लोबल वार्मिंग, हाइड्रोकार्बन्स, इसमें आपके सारे फंक्शनल ग्रुप आ गए, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप को अच्छी तरीके से देखना होगा। अम्ल, क्षार, लवण, ब्रोंस्टेड एंड लोरी की जो भी संकल्पना रही है उनको अच्छे तरीके से हमें देखना होगा। नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन चक्र, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यहाँ से पेट्रोलियम से कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं जब हम उसको डिस्कस करते हैं उस टाइम पर। अच्छा, धातु अधातु इसमें होगा एक आध जगह, धातु अधातु ये आ गया। मिश्रण के अवयवों को पृथक कर, मिश्रण के अवयवों को जब आप पृथक करोगे तो धातुओं को जो हम अलग करते हैं वो भी इसके अंदर आ जाएगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में याद देखो, प्लास्टिक एवं इसके गुणधर्म, अच्छे से पढ़ लेना एक और बार इसको, ठीक है। मैं पीडीएफ दे दूंगा, मैं थोड़ा फास्ट इसलिए बता रहा हूँ कि वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो, आपको एक बार एक तरह से ओवरव्यू मिल जाएगी किस तरह का सिलेबस मिलने वाला है। यहाँ पर एक टॉपिक को ऐड करा हुआ है, कृषि प्रबंधन, ध्यान रखिएगा। कृषि प्रबंधन के अंतर्गत कृषि पद्धतियाँ, राजस्थान में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें, ये आएगा। मतलब यहाँ पर आपका क्या नहीं मिला हमें यहाँ पर राजस्थान का जीके नहीं मिला, ठीक है। तो ध्यान रखना, लेवल 2 वालों को राजस्थान जीके पर यदि वो ज़्यादा ध्यान ना दें तब भी काम चल जाएगा। उन्हें सिर्फ छोटी मोटी चीज़ें पढ़ना होगा, राजस्थान में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें और वहाँ की कृषि पद्धतियाँ। क्लियर हो गई बात। तो पेपर 2 वालों को इसके बारे में डरने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। जो मैथ्स और साइंस वाले हैं उनके लिए यही यहाँ पे वही सिलेबस आपको इंग्लिश में लिखा हुआ है। सोशल साइंस, हाँ हालांकि मेरा सब्जेक्ट सोशल साइंस नहीं है, फिर मैं आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में बता देता हूँ। भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं समाज, मौर्य गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, मतलब जो भी आपका हिस्ट्री का पोर्शन है उसको अच्छी तरीके से देखना होगा। मध्यकाल एवं आधुनिक काल, भारतीय संविधान, लोकतंत्र, सरकार, पृथ्वी एवं हमारा ग्रह, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति, बीमा एवं बैंकिंग प्रणाली, शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे और शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे 1 और 2 है। मतलब आपको राजस्थान का जीके, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी अच्छे तरीके से पढ़कर जाना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से, क्योंकि आपका मेन सब्जेक्ट ही एसएसटी है ना। जब आपका मेन सब्जेक्ट एसएसटी है तो आपको अच्छे तरीके से पता होना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर वही सिलेबस आपका इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो ये हो गया हमारा लेवल 2 का सिलेबस, ठीक है। तो अब मैं आपको अपने चैनल के बारे में बता देता हूँ कि मेरे चैनल पे आपको क्या क्या मिल जाएगा। मेरे चैनल पे मैं कोशिश करूँगा कि जो आपका मैथ्स है, साइंस है, पेडागोजी है, ठीक है, इसका अच्छा सा डिटेल सिलेबस आपको मिल जाए। इसके बाद लैंग्वेज में हम हिंदी देख लेंगे और इंग्लिश में हम इंग्लिश पेडागोजी देख लेंगे। क्या देखेंगे? इंग्लिश पेडागोजी। मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा पाऊँगा, अभी बता दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास इंग्लिश का नॉलेज है बट इतना भी नहीं है कि इंग्लिश पढ़ा पाऊँ। इंग्लिश में पढ़ाना बात अलग होती है और इंग्लिश पढ़ाना वाली बात अलग होती है। तो इंग्लिश के लिए मैं कोशिश करूँगा कुछ इंपॉर्टेंट ईडियम्स, फ्रेजेस वगैरह हो गई, हालांकि मैं इंपॉर्टेंट्स को कभी रेफरेंस नहीं देता, बट मैं कुछ ईडियम्स, फ्रेजेस, कुछ एरर वाले क्वेश्चंस वगैरह वो इंग्लिश के लिए करा दूंगा। और टाइम पर भी डिपेंड करता है, अगर टाइम मिला तब ये हो पाएगा। बाकी मैथ्स, साइंस एंड पेडागोजी, इनका कोशिश करूँगा कि इनका आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड हो जाए। इसके अलावा यदि आपको कोई डाउट रहता है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो। इन दोनों का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसकी फ़ीस वगैरह क्या है ये सब तो शायद एक नोटिफिकेशन मैंने सेंड कर दिया टेलीग्राम पर, उसमें मिल जाएगा। अप्लाई कैसे करना है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी डाउट रहे कमेंट कीजिएगा, कोई परेशानी हो टेलीग्राम पर आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। क्लियर हुई बात? तो
बस आज से ही लग जाओ तैयारी में, बिल्कुल इस तरह से तैयारी करो कि आपकी बार आखिरी बार और आपको एक जॉब लेना ही है। कुछ इस तरह का मोटिव रखकर यदि आप प्रिपरेशन करते हो तो आप 100% इसमें सिलेक्शन ले लोगे। आपके पास बढ़िया सा टाइम है, अच्छी सी स्ट्रेटेजी बनाओ, फॉलो करो एंड एग्ज़ाम को क्रैक करो। क्लियर हुई बात? धन्यवाद।